ठीक, मान लो ये कोई सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस का में करोड़ों एटम होंगे, है ना, मिलियंस ऑफ एटम होंगे। ठीक है। एटम वो चीज है जिसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, नॉट आइसोलेटेड। अब जिसको आइसोलेट नहीं कर सकते उसका वेट कैसे निकालेंगे? जो आइसोलेट नहीं किया सकता उसका तराजू पे तौला भी नहीं जा सकता होगा, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही आएगा। तो जो मिली हुई फॉर्म में मिलता है आइसोलेटेड नहीं है, अलग अलग नहीं है, जड़े हुए फॉर्म में है, तो वो कैसे मतलब वेट निकाला जाएगा? तब इसके लिए उन्होंने एक चीज डिसाइड की कि क्या करते हैं, एटम का वेट नहीं निकालते, उसका एक रिलेटिव वेट लेते हैं। रिलेटिव वेट। रिलेटिव वेट क्या होता है? जैसे ये राम है, ठीक है, ये शाम है। तो मान लो राम 3 साल का है, शाम 6 साल का है, तो राम से शाम 3 साल बड़ा है। तो इस शाम का एक्चुअल वेट 3 नहीं है, तो वो ये 3 साल बड़ा होना, ये क्या हो रहा है, उसका कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन मतलब उसका रिलेटिव लिया जा रहा है। ठीक है। तो जब भी रिलेटिव वेट लिया जाएगा, तो शाम का वेट पता करने के लिए हमें राम का होना बहुत जरूरी है ना। तो उनका ये है ना, राम से 3 साल बड़ा है, तो मतलब राम क्या है, यहाँ रेफरेंस है, रेफरेंस बेस है कि किससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाती है वो क्या होता है, बेस, रेफरेंस। ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम लिखोगे 27 AMU, इसका मतलब ये हुआ, ये 27 मास या इसका वेट ज्यादा है किससे, AMU से। अभी AMU क्या है, 1 AMU से ये 27 गुना भारी है। अब ये AMU क्या है? ये पता है AMU क्या, एटॉमिक मास यूनिट? यस सर। क्या होता है AMU? सर यूनिट ऑफ एटम्स वेट। यूनिट ऑफ एटॉमिक वेट नहीं, 1/12 पार्ट ऑफ, ये सुना होगा, 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ये सुना। ये होता है AMU, दिखाते हैं कैसे होता है। यहाँ समझते हैं। मान लीजिए कोई जंगल है, ये जंगल में बहुत सारे पत्थर हैं, छोटा पत्थर बड़ा पत्थर, ये छोटा बड़ा छोटा बड़ा। ठीक है। अब कोई है जिसके पास तराजू नहीं है, पत्थरों को तौल ले, तो इसका वजन निकालना बड़ा मुश्किल है, वेट मुश्किल है, तराजू नहीं, कहाँ से तौलेंगे। तो उसने क्या किया, एक डंडी ली, यहाँ एक सबसे छोटा पत्थर लटका दिया, है ना, वो जंगल का सबसे छोटा पत्थर लटकाया, यहाँ डंडी गाड़ दी। यहाँ लिखा क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये जंगल का सबसे छोटा पत्थर, यहाँ इससे भारी पत्थर लटकाया। इससे भारी पत्थर जब यहाँ लटकाया, तो ये जो पत्थर है ये ऊपर जाके यहाँ 5 पे आके रुका। तो ये भारी पत्थर का वेट उसने बताया कि छोटे पत्थर की तुलना में 5 गुना भारी है। कितने गुना? 5 टाइम, हाँ सर। है ना। 5 टाइम भारी, छोटे पत्थर की तुलना में 5 टाइम भारी है। ठीक है। तो हमें ये छोटा पत्थर किसी को तो मानना पड़ेगा, है ना। किसके कंपैरिजन में, जैसे आप लिख देते हो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो वेट है वो है 27 AMU, मतलब एल्यूमिनियम का वेट 27 है, किसके कंपैरिजन में, किसी से कंपेयर तो कर रहे होगे, तो वो कंपेयर किया गया AMU से। और AMU किसको लिया गया, AMU लिया गया 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12।
कार्बन 12, ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक वेट 12 हो। क्या कार्बन का एटॉमिक वेट 13 भी होता है? हाँ होता है। 14 भी होता है? हाँ होता है। कार्बन 40 भी देखा, कार्बन 12, कार्बन 30 होते हैं ये आइसोटोप। तो हम ऐसा कार्बन का आइसोटोप लेंगे जिसमें जो वेट होगा वो कितना है? 12 है। तो इस कार्बन 12 के वेट का 1/12 हिस्सा कार्बन 12 के एक एटम के वजन का 1/12वां हिस्सा। अब इसको समझते हैं। ये आपका कार्बन, ठीक है। अब कार्बन में आपको मालूम है एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पर जब मैं इसका एटॉमिक मास लेता हूँ तो इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन गिना जाता है, ठीक है। अगर मैंने बोला इसका एटम नंबर कितना होता है कार्बन का? 6। एटम नंबर 6 है। अच्छा। तो इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 6 न्यूट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब वेट गिना हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नहीं लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया जाता है। तो हम लेते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को। मतलब 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। ठीक है, ये बात समझ में आई? न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, तो इन दोनों का वेट लगभग लगभग बराबर होता है, तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों बराबर ही हैं। तो ये हो जाएगा 6 + 6, 12 प्रोटॉन लिख दें, चलेगा ये? चलेगा? 12 प्रोटॉन लिख दें? ये बात समझ में आई? हाँ। यस सर। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कार्बन जो 12 है उसका हमने एक एटम लिया। कौन? एक एटम, सिंगल एटम लिया। सिंगल एटम, कार्बन 12 का सिंगल एटम लिया है। अब सिंगल कार्बन 12 के सिंगल एटम में हमें पता है इसका जो वजन होता है इसके प्रोटॉन की वजह से होता है, और इसमें 12 प्रोटॉन की वजह से इसमें वजन होगा। तो ये 12 प्रोटॉन की वजह से वजन होगा। कितने प्रोटॉन की वजह से? 12। ये कह रहे हैं कि कार्बन 12 में जितने प्रोटॉन है उसकी वजह से वजन हो रहा। कार्बन 12 का जितना भी वजन है उसका 1/12वां हिस्सा, तो एक 12 से 12 कट गया तो क्या आ जाएगा? 1 प्रोटॉन। ठीक है। तो इनने इसी को क्या बोला गया है? AMU। क्या बोला? AMU। कार्बन 12 का एक प्रोटॉन के वजन को बेस माना गया है। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अच्छा, कार्बन 12 के क्यों माना गया? हाइड्रोजन क्यों नहीं ले लिया गया? हाइड्रोजन तो आसानी होती है। हाइड्रोजन भाई साहब आइसोलेटेड करने में मुश्किल हो रही थी लोगों को। कार्बन हर जगह अवेलेबल था, इजीली मिल जाता था, तो इसलिए आइसोलेट करने में दिक्कत नहीं जाती है। हाइड्रोजन को आइसोलेट करने में बड़ी दिक्कत होती थी, बार बार मिलता नहीं था, तो एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन ही लिया था कि हाइड्रोजन सही रहेगा। पर उन्होंने फिर बोला कि नहीं, हाइड्रोजन की वो वैल्यू नहीं है, आप कार्बन लें। ठीक है। एक प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन, प्रोटॉन का वेट कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ये वेट होता है ये। यस सर। ठीक है। तो यही होगा क्या? AMU, है ना? तो अगर मैं यहाँ लिखूं जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इक्वल टू 27 AMU है, तो इसका मतलब ये है ये 27 गुना भारी है। किससे? एक प्रोटॉन से। एक प्रोटॉन मतलब AMU से, या इसको U भी लिख सकते हो। या ये भारी है 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ C12, कार्बन 12 के 1/1 पार्ट से भारी है। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, अगर मैंने लिख दिया कि एल्यूमिनियम इक्वल टू 27 AMU, तो ये क्या है? इसका एक्चुअल वेट नहीं है। एक्चुअल वेट नहीं है। ये अगर इसका एक्चुअल वेट नहीं है तो ये क्या है? रिलेटिव वेट। हाँ, ये रिलेटिव वेट है। मैंने लिखा 27 AMU, इसका मतलब ये 27 भारी है किससे? 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम कार्बन 12। ठीक है। तो रिलेटिव वेट है।
रिलेटिव वेट बराबर होगा एक्चुअल वेट, क्या बोलते हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन AMU। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं, इसका जो रिलेटिव वेट है, ये रिलेटिव वेट कितना है, 27, है ना। वेट ऑफ एक्चुअल वेट ऑफ सब्सटेंस, एक्चुअल वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या हो जाएगा, AMU। AMU को आप लिख सकते हो, यू भी लिख सकते हो, या इसकी वैल्यू लिख सकते हो 1.6 इंटू 10 की पावर -24। ठीक है, तो इसको इंटू कर दो। ठीक है, तो अगर एक्चुअल वेट निकालना है, तो जो भी रिलेटिव वेट आ रहा है, जैसे 27 AMU आ रहा, तो AMU का मतलब क्या होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -24। इसका इंटू कर दो 27 में, आपको एक्चुअल वेट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा नाइट्रोजन, N2, नाइट्रोजन का वेट कितना, वेट कितना होगा नाइट्रोजन का, 7 AM। 7। नाइट्रोजन दो है 14 यार AM। भाई, 7 क्यों होगा। दो है, ये सब 14। अरे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, वेट कितना होता है 14, और दो है तो कितने हो 16 गए, सर। 28 नहीं हो गए। 28 सर। हाँ, ये 28 AMU। तो ये AMU, अगर इसके एक्चुअल वेट निकालना है तो 28 इंटू कर दो 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम से, बस हो गया, ये निकल गया। बस समझ में आई। यस सर। ठीक है, मान लो हम ये क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड नंबर ऑफ एटम इन 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, है ना, ऐसे क्वेश्चन लिख दिया। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, अ, एक एटम लिया जाता है, चलिए एक एटम, 1 एटम, एक एटम में लेते हैं, इसको ऐसे नहीं करते, मोल से करते हैं। मान लो मैं मोल निकालूं, तो ये क्या होगा, 27 ग्राम अपॉन इसका एटॉमिक वेट। ठीक है, इसका वेट कितना है 27 ग्राम, और इसका एटॉमिक वेट कितना है 27 AMU। अब देखो, यहाँ यूनिट अलग है, यहाँ यूनिट अलग है, ये दिख रहा। यस सर। ठीक, तो दोनों की यूनिट अगर मैं सेम करूं, तो यहाँ देखें, ये कि मोल अगर मैं लिख रहा हूँ, मतलब मैं 1 मोल लिखा, मोल अगर लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिखा मैंने वेट, और यहाँ लिखा एटॉमिक वेट। तो ये रहा 27 ग्राम, और इसको अगर मैं 27 को AMU ग्राम में बदलूं, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब दोनों ग्राम में, इससे काट दो, ये 1/1/6 इंटू 10 की पावर -24, इसकी वैल्यू निकालोगे, ये निकलेगी 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो ये क्या है, मोल, और ये क्या है उसके, एटम। तो इससे हमें ये पता चला है कि जिसमें भी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम होंगे, उसे हम मोल बोलेंगे। सही है।
yes sir, ठीक, और इससे हमें एक बात और पता चली है कि अगर किसी भी एटम का वेट और मॉलिक्यूलर वेट, वेट और उसका एटॉमिक वेट बराबर हो तो वो 1 मोल के बराबर होता है। जैसे कार्बन का वेट कितना है, जैसे मैंने लिखा 12 ग्राम कार्बन, तो इसका वेट है 12 और एटॉमिक वेट है 12। जब ये दोनों बराबर हों तो वो 1 मोल होता है। जी, ये बात समझ में आई? एटॉमिक वेट क्लियर हो गया? yes sir. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो अब सबसे पहले जब केमिस्ट्री पढ़ी जाती है तो हमें हर चीज का एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, एटम नंबर और एटॉमिक वेट, है ना? तो वो कहाँ से पता चलता है? वो पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल याद है? Yes sir, 20 तक है सर। 20 तक है, तो चलो हम 20 तक आज देख रहे हैं, पर कल हमें पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर लेना। कम से कम 30-40 तो करो। बनाते बनती है हाँ सर। पूरी पीरियोडिक टेबल, बनाते बनती है ट्रिक से, जुगाड़ से। नहीं सर, नहीं ट्रिक से नहीं है। हम्म, चलो होमवर्क लगो तुम। कल है ना ये पीरियोडिक टेबल पूरी बना कर लाएं, है ना? यूट्यूब पर ट्रिक देख लेना, यूट्यूब पर ट्रिक पड़ी होगी, वो ट्रिक देख लेना, और बनाना कैसे करना वो सब बता देगा। ठीक है, और जो एटॉमिक वेट है, जैसे अगर मैं पीरियोडिक टेबल यहाँ आप देखो बना के दिखा रहा हूँ, किस किस का एटॉमिक वेट हमें लगता है वो हम बता दे रहा है। वैसे सबका याद कर लो, बढ़िया है। पहले पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। ली ना ई रख ए करिया ये हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या आता है? कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेनम। फिर क्या आता है इसके बाद? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये आर ओ होगा, है ना? आर ओ है। ठीक, इसमें देखो, इसके सारे एटम नंबर को, ये पहली जो लाइन है ना, इसके सभी के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, एटॉमिक वेट, एटम नंबर, एक पूरा। ये वाली लाइन है, इसके सारे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, ये पूरा याद होना चाहिए। इसका, 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 ये ये भी पूछा जाता है। या एंटीमनी, टिन, लेड, बिस्मथ, ये अभी तक ज्यादा यहाँ नहीं, इनके एटम नंबर कम ही पूछते हैं, मतलब कम हमें जरूरत पड़ती है। कभी कभी इसकी पड़ जाती, बहुत रेयर। और सैनिक कर लेना कभी, ये इनके जरूर एटम नंबर याद होने चाहिए, उन्हें गोले मारेंगे। हाँ, ये करना सभी के। ठीक, फिर यहाँ आता है नीचे डी ब्लॉक। शक्ति, पर, मन, ज्ञान, ज्ञान,
शायद ये ऊपर आएगा यार, उल्टा कर दिया मैंने। ये बीच की तीसरी लाइन है, ये सेकंड वाली, ये अभी जो लिख रहा हूँ यार। ठीक है, ठीक है। इनमें भी आपको इनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। जैसे ये पहली लाइन है, इसमें ये इनके एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। पीटी का इसकी भी जरूरत पड़ती है, ये इसकी जरूरत पड़ती है। ये लेंथ नेट बहुत रेयर पड़ती है, और ये गोले वालों की तो बहुत पड़ती है जरूरत। ठीक, स्क्रीनशॉट सर ले लो। कैसा? हाँ वो सर रिकॉर्डिंग कर रहा सर। ये एटॉमिक मास और सर वो मास नंबर रहता है सर, वो क्या रहता है डिफरेंस? मोलर मास। नहीं सर, ये पीरियोडिक टेबल में सर जो ऊपर लिखा रहता है सर पॉइंट्स में, मास जो रहता है। एटॉमिक मास, एटम नंबर। हाँ। एटम नंबर और एटॉमिक मास में क्या फर्क है? ये पता नहीं, 10वीं में पढ़ा हुई है। नहीं सर, मास नंबर और एटॉमिक मास में। मास नंबर और एटॉमिक मास, ये कहाँ पढ़ लिया मास नंबर? मास नंबर वो 7वीं 8वीं किताबों में लिखा रहता है, हाँ। ऐसा लिख देते हो मास नंबर। वो बच्चों को समझाने के लिए रहता है। मान लो ये है ना, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इनका जो नंबर रहता है ना, उसी को बोलते हैं मास नंबर। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है उसमें, न्यूट्रॉन का नंबर प्लस प्रोटॉन का नंबर जोड़ दो। और एटॉमिक मास, एटॉमिक मास आपका ये टोटल रहता है, वो भी यही रहता है। पर इसमें सिर्फ इतना फर्क रहता है कि कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट, इंटर कन्वर्टेबल रहते हैं। ये सब 7वीं की किताबों में लिखा रहता है बच्चों को समझाने के लिए। बाकी ऐसा कुछ है भी कोई फर्क नहीं है इसमें ज्यादा। और मेन आपको लगेगा मोलर मास।